दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नशा, अमीरी का नशा, इंसानियत खत्म। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बांझ कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील थी। किसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर से बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उससे जरा भी बर्दाश्त न थी। पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौंदर्य और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद इसकी वजह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोग प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रेमी था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैं निश्चित किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उनके साथ ही परीक्षा का दाखला था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी न चाहता था। इसलिए मैं ईश्वरी ने मुझसे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती है और जहीन है, उसने इसके साथ ही कहा। लेकिन भाई, एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो आशियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसिमियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसिमी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसिमी में कोई मालिक भेद नहीं है तो जमींदार का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे
विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर उस अपनी बात पर अड़ा तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम समय शाम को स्टेशन पर पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिसेप्शमेंट रूम में जाकर हम लोग ने भोजन किया। मेरे वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलगू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तसरा और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह देश मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचते हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, इतने तमीजदारी है, ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खटक मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनमें ज्यादा तमीजदार हो जाए। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इसके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दरवाजा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर के डब्बे के अंदर जाकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ। सेवक इतना समझता है और 20 वाले वर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई वह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भ्रष्ट पुरुष थे। 5 बेगार बेरोजगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भ्रष्ट पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली दूसरा ब्राह्मण था, राम हरख। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ऐसी कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के अगले भाग के जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक